शहजादा मुस्लिम महाविद्यालय कर्मा बहोरा दिल्ला नगर गाजीपुर के प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। प्रशिक्षुओं, आज का अध्याय है सामंतवाद कालीन भारत, राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। इस अध्याय में आपको राजपूत काल के संबंध में जानकारियां दी जाएगी। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इस युग में उत्तरी भारत में एक केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता के स्थान पर कई छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई। इन राज्यों की स्थापना में मुख्य योगदान राजपूतों का था। इसलिए हर्ष की मृत्यु के बाद और भारत में मुस्लिम राज स्थापना के मध्य का समय भारत में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपूत शब्द से बना है, जो प्राचीन काल में क्षत्रिय राजकुमारों या राजवंशों से संबंधित व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था। इसलिए प्राचीन काल में अधिकतर शासक क्षत्रिय वंश के होते थे। इसलिए राजपूत शब्द का अर्थ क्षत्रिय राजकुमारों के लिए होने लगा। प्राचीन युग में राजपूत शब्द किसी जाति विशेष का सूचक नहीं, बल्कि जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मध्य युग में होना शुरू हो गया। भारतीय राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। भारत में राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूतों का वंश भारतीय था, राजपूत भारतीय थे। कुछ के अनुसार उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, कुछ के अनुसार वे विदेशी थे। इस प्रकार इतिहासकारों के विचारों में मतभेद है। प्रथम बिंदु है भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों के उत्पत्ति के संबंध में भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या मानता है? राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में प्रचलित एक मुख्य सिद्धांत यह है कि राजपूत आर्य क्षत्रिय की संतान थे। राजपूत इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि राजपूत भारतीय थे। श्रुतियों के अनुसार भारतीय आर्यों की मूलतः दो शाखाएं थी, जो बाद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के नाम से विख्यात हुई थी। बाद में एक तीसरा शाखा हो गई, जिसे यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुई। धीरे धीरे इन मूल शाखाओं की अनेक उप शाखाएं भी हो गई। अग्निकुंड का सिद्धांत। दूसरा बिंदु है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड का सिद्धांत। प्रसिद्ध विद्वान पृथ्वीराज रासो जिसने चंद्रवदाई नामक रचना लिखी, उसमें जो है राजपूतों की उत्पत्ति एक अग्निकुंड से हुई है, इसका वर्णन किया गया है। उनके अनुसार जब परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, तब ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्षत्रियों का अभाव हो गया था। इस पर ब्राह्मणों द्वारा आबू पर्वत पर एक महान यज्ञ किया गया। 40 दिन के पश्चात उस यज्ञ कुंड से राजपूतों की 4 उपजातियां पैदा हुई। ये उपजातियां चौहान, परमार, प्रतिहार एवं चालुक्य थी। किंतु राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से मान्य नहीं है। अगला है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत।
विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजपूत भारत में आने वाले शक तथा सिथियन जैसी जाति विदेशी जातियों से उत्पन्न हुए थे। ये लोग 6वीं शताब्दी के लगभग भारत में प्रतिष्ठित हो गए थे। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि सत्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जातियों में सम्मिलित कर लिया गया। वे शासक एवं शासन का कार्य करने लगे, इसलिए इन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। यही क्षत्रियवाद में राजपूत कहलाए। चौथा शिक्षण बिंदु है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में एक अन्य सिद्धांत भी प्रचलित है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत के निवासी क्षत्रिय और विदेशों से आने वाली जातियों की मिली-जुली जाति का नाम राजपूत है। इतिहासकारों के अनुसार शक, पर्शियन, कुषाण एवं हुण आदि विदेशी जातियां युद्ध प्रेमी होने के कारण यहाँ की युद्ध प्रेमी जातियों से मिल गई। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत विदेशियों से आने वाली उन जातियों की मिश्रित रूप थी जो युद्ध प्रेमी थी और यह स्थायी रूप से बस गई। उत्तर भारत के प्रमुख राजपूत वंश। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश जो वर्णन इन बिंदुओं से किए जाएंगे। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। एक केंद्रीय शक्ति के अभाव में राजनीतिक विघटन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। भारत के राजनीतिक मंच पर कई राज्य का उदय हुआ। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारतीय इतिहास इन्हीं शक्तियों के उदय के कारण एकता के स्थान पर विखंडित हो गया। पहला जो वंश था गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, इनका उदय 730 ईस्वी से 1090 ईस्वी के मध्य मानी गई है। इस वंश को प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार इसलिए कहा गया है क्योंकि वे गुर्जरों की शाखा से संबंधित थे, जिनकी उत्पत्ति गुजरात एवं दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। 8वीं शताब्दी में मालवा में नागभट्ट प्रथम ने इस वंश की स्थापना किया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज था। इसने वर्तमान उत्तर प्रदेश के कन्नौज को अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। इस वंश के राजपाल नामक शासक के समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट की। अंत में गढ़वाल वंश के शासक चंद्रदेव ने इस वंश के अंतिम शासक यशपाल का कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गढ़वाल वंश। इसके बाद का जो वंश है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश 1090 ईस्वी से लेकर 1194 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश को गढ़वार के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश की स्थापना मिर्जापुर की पहाड़ियों में हुई थी। इस वंश का असली संस्थापक राजा चंद्रदेव था, जिसने वाराणसी को अपनी राजधानी बनाया। इसने प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गोविंद चंद्र इस वंश का काफी प्रतिभाशाली शासक था, जिसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून विषयक ग्रंथ कृत्य कल्पत्रु की रचना 1194 ईस्वी में किया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पराजित किया। तीसरा वंश है चौहान वंश। 10वीं शताब्दी के मध्य से 1192 ईस्वी तक का जो वंश था वो चौहान वंश था। चौहान वंश राजस्थान के सांभर में राज्य करता था।
इसके प्रारंभिक शासक प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश के सिंहराज ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विशल देव के नाम से भी जाना जाता है, इस वंश का शक्तिशाली राजा था। इसने दिल्ली पर से तोमरों को हटाकर कब्जा कर लिया। यह स्वयं विद्वान था एवं विद्वानों को संरक्षण देता था। इस वंश का सबसे महान शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जिसे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इसी के समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ और तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो गोरी पृथ्वीराज से हार गया, लेकिन अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को हरा दिया। चंदेल वंश। चंदेल वंश 831 ईस्वी से लेकर 1305 ईस्वी तक शासन किया। 831 ईस्वी में नन्हुक नामक व्यक्ति ने बुंदेलखंड के महोबा में चंदेल वंश की स्थापना की। उस समय बुंदेलखंड को जैजाक भूमि के नाम से भी जाना जाता था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी, जो बाद में खजुराहो स्थानांतरित हो गई। इस वंश के मुख्य शासकों में यशोवर्मन, धंग, गंड और विद्याधर थे। चंदेल शासकों ने खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक परमिरदेव था, जिसके समय में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अल्लाह तथा उदल नामक दो वीर सेना नायकों ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। अगला है वंश परमार वंश। परमार वंश की स्थापना राजस्थान में आबू पर्वत के निकट उपेंद्र या कृष्णराज नामक व्यक्ति ने किया था। इनकी राजधानी धारा या धार में मध्य प्रदेश में थी। राष्ट्रकूटों को संरक्षण देते थे। राजा भोज अपने विद्या प्रेम एवं दानशीलता के कारण अत्यंत प्रसिद्ध था। इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। यह एक महान निर्माता भी था, जिसने सरस्वती मंदिर तथा भोजसर नामक तालाब का निर्माण कराया था। पाल वंश। अगला वंश है पाल वंश। 765 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बंगाल में अव्यवस्था फैल गई थी, जिसका लाभ उठाकर गोपाल नामक व्यक्ति ने वहां पर पाल वंश की स्थापना की। इसका उत्तराधिकार धर्मपाल बौद्ध धर्मावलंबी था। इसके समय में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में संघर्ष शुरू हो गया। धर्मपाल ने भागलपुर वर्तमान बिहार राज्य में गंगा के किनारे विक्रमशिला नामक बौद्ध विहार बनवाया, जो आगे चलकर नालंदा की तरह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बना। इस वंश के देवपाल ने अनेक विजय प्राप्त किए। राजा महिपाल के समय दक्षिणी भारत के राजेंद्र चोल ने इस पर आक्रमण किया। पाल राजाओं के घनिष्ठ संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ था। सेन वंश। अगला वंश है सेन वंश। 1095 ईस्वी से 1260 ईस्वी तक इसने शासन किया। वे सेन वंश थे। पाल वंश के अंत के बाद बंगाल में सेन वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश का संस्थापक सामंत सेन था। विजय सेन एवं बल्लाल सेन इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक थे। बल्लाल सेन बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान था। इस वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव रहते थे। इसके समय में ही मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर इस वंश का अंत कर दिया। सोलंकी वंश। अगला वंश है सोलंकी वंश। 1174 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इस वंश ने राज्य किया। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज वास्तव में दक्षिणी भारत के एक प्रसिद्ध वंश चालुक्य था। इसने गुजरात के कच्छ में
अपना राज्य स्थापित करके अल्यवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का जय सिंह सिद्धराज सबसे प्रसिद्ध राजा था, जो पराक्रमी होने के साथ साथ महानिर्माता भी था। इस वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। अगला वंश है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश 845 ईस्वी से 13वीं शताब्दी के आरंभ तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक कोकल था। वह स्वयं को प्राचीन हैदय वंशी क्षत्रिय की संतान मानता था। इसकी राजधानी मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट त्रिपुरी में थी। इस वंश के मुख्य शासकों में युवराज लक्ष्मण राज, गंगेदेव व लक्ष्मीकर्ण थे। युवराज के दरबार में काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर रहते थे। परमार तथा चंदेलों के साथ निरंतर संघर्ष के कारण कलचुरी वंश का अंत हो गया।